नमस्कार। आज हम क्षितिज भाग 1 से सांवले सपनों की याद नामक अध्याय की बात करने वाले हैं, जो कि जाबिर हुसैन द्वारा लिखित है। इसके साथ साथ हम आज पढ़ेंगे जाबिर हुसैन का लेखक परिचय, और लेखक परिचय के बाद में हम पढ़ेंगे सांवले सपनों की याद। यह है हमारा YouTube चैनल स्मार्ट इन दी वर्ल्ड, जैसा कि आप बहुपरिचित हैं, अच्छी तरह जानते हैं। आज फिर से कह देता हूं कि आप लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आइए चलते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ रहे हैं क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 के लिए, जो कि NCERT द्वारा निर्धारित पुस्तक क्षितिज भाग 1 है। सबसे पहले हम जाबिर हुसैन के जीवन परिचय की बात कर लेते हैं संक्षेप में। जैसे कि दिया हुआ है, जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए सन 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति बने। जैसा कि पढ़ा गया और आप देख रहे हैं, जो कि लिखित रूप में हमारे समक्ष है, 1945 में इनका जन्म हुआ बिहार, जिला नालंदा, नौनी नामक गांव में। जैसे कि कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे प्रश्न या बहुविकल्पी प्रश्नों में इनके जन्म तिथि और गांव का नाम और राज्य का नाम आदि पूछ लिया जाता है। इसीलिए बड़े ध्यान से आपको देखना है कि जाबिर हुसैन का जन्म कब हुआ, 1945 में। कहां हुआ? नौनही नामक गांव में, जो कि जिला नालंदा, बिहार में स्थित है। और 1995 में इनकी जो बिहार विधानसभा परिषद के सभापति भी रहे हैं। और जाबिर हुसैन बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा के प्राध्यापक रहे, साहित्यकार रहे हैं। इसके बाद इनकी बात आगे करें, जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। देखिए, जो लेखक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न होता है, उनकी सहज प्रतिभा का परिचय इस तरह से पता चल जाता है कि जो एक साथ एक ही नहीं, अभी 3 भाषाओं में लेखन कार्य करते हैं। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी 3 भाषाओं में लेखन कार्य कर रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। अर्थात उनकी जो कुछ रचनाओं के नाम यहां पर दिए गए हैं, ये प्रमुख रचनाओं के नाम हैं। सभी रचनाओं का विवरण संक्षेप में हम परिचय की बात कर रहे हैं, जो कि NCERT द्वारा निर्धारित पुस्तक क्षितिज भाग 1 के आधार पर हम अपनी बात करें, क्योंकि जिस प्रकार का स्तर होता है उसी प्रकार का जीवन परिचय, लेखक परिचय देने का प्रयास यहाँ पर NCERT द्वारा किया गया है। ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता यहाँ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का स्तर है हमारे विद्यार्थियों का, उस स्तर के अनुकूल और जो कि उचित है, जो पाठ्यक्रम के अनुसार जो हमें पढ़ना चाहिए, उसी के अनुसार हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उससे अलग हम अपनी कोई भी बात करने वाले नहीं है। ऐसा नहीं कि इनके बारे में बताने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, बहुत अधिक है, बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन हम केवल पाठ्यक्रम पर आधारित बातों का ही यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए उससे हटकर हम अलग बातें नहीं कर पाएंगे। आगे, अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया। देखिए, लेखक कोई भी होता है, कोई भी लेखक हो, चाहे जाबिर हुसैन जी हो, चाहे कोई अन्य लेखक हो, चाहे प्रेमचंद हो, चाहे और अन्य लेखक हो, वो सभी अपने समकालीन समय, अपने समकालीन परिवेश, अपने समकालीन समय की राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक सब प्रकार की परिस्थितियों का प्रकटीकरण अपने साहित्य में करते हैं। और जो वह स्वयं जीते हैं, अनुभव करते हैं, उनका लेखन उनके साहित्य में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। जाबिर हुसैन की रचनाओं में भी राजनीतिक, सामाजिक जीवन के जो अनुभव उन्होंने स्वयं झेले, महसूस किए थे, उन सब का चित्रण, और यहां तक कि आम आदमी का जो संघर्ष था, उनका उन्होंने अपने साहित्य में प्रकटीकरण किया। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित, प्रशंसित हुई हैं, काफी चर्चित हुई डायरियां और प्रशंसा के पात्र भी बनी। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया। देखिए, ये डायरी एक विधा है जो हिंदी साहित्य की एक नई विधा हम मान सकते हैं। काफी दिनों से हम इसकी चर्चा भी कर रहे थे। अब देखिएगा, जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, रिपोर्टाज, संस्मरण आदि उसकी विधाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार डायरी भी एक विधा है। इसमें उन्होंने अभिनव नए नए प्रयोग किए, जो अपनी
प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। यानी कि जो जाबिर हुसैन जी डायरी लेखन करने वाले हैं, इन्होंने अपने डायरी लेखन विधा में कई नए प्रयोग किए, जो उनके अपने प्रस्तुतिकरण है, शैली अभिव्यक्ति पक्ष है और शिल्प के आधार पर उन्होंने कुछ नए प्रयोग किए हैं। अब देखते हैं जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, जो सांवले सपनों की याद, जो हमारा अध्याय है यहाँ पर, और ये डायरी शैली में लिखा गया। जैसे कि यहाँ पर पहले ही बताया जा चुका कि जाबिर हुसैन जी ने डायरी शैली में एक नए प्रयोग किए हैं, उनकी हम बात अब करने वाले हैं। हमारे सामने जो डायरी अभिव्यक्ति पक्ष है, जिसका नाम है यहाँ पर सांवले सपनों की याद, उसकी बात करते हैं। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण। दो चीजें यहां पर लेखक बताना चाह रहे हैं कि डायरी शैली में लिखा है और संस्मरण है। संस्मरण भी एक ऐसा होता है कि जो किसी व्यक्ति विशेष या किसी भी जीवन विशेष की स्मृति में लिखा गया अवदान होता है, लिखा गया एक विधा होती है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में प्रस्तुत किया, व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यह भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। देखिए, मैं आपको यहां बता दूं, यहां पर बताने का प्रयास किया है कि जाबिर हुसैन जी ने डायरी शैली में लिखा ये सांवले सपनों की याद, जो कि संस्मरण विधा के रूप में हम इसको मान सकते हैं। अभिप्राय यह हुआ कि जो सालिम अली है, उसकी मृत्यु के उपरांत उसने काफी महसूस होता दुख, और दुख की अभिव्यक्ति करने के लिए उस अवसाद के क्षणों में लेखक जाबिर हुसैन पीड़ित रहते हैं, और उनकी जो स्मृति है, उनकी जो याद है, वो उन्हें सांवले सपनों की भांति याद आती है। अर्थात सांवले का अभिप्राय यहां पर है सपनों से, अभिप्राय धुंधले सपने से। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी यादें हमारे जिंदगी में जुड़ी हुई होती हैं जो कुछ धूमिल सी हो जाती हैं, कुछ याद, कुछ झलक सी उनकी पड़ती होती है। ठीक उसी प्रकार सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद के कारण लेखक जाबिर हुसैन काफी व्यथित, दुखी और परेशान रहते होंगे, और उस प्रकार से उन्होंने उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें जो उनके जीवन में याद है सपनों की भांति, वो भी कैसे, सांवले को धुंधले सपनों की भांति। इसलिए उन्होंने उस सब को याद करते हुए डायरी अभिव्यक्ति शैली में और संस्मरण रूप में यह चीज लिखी। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र, देखिए संस्मरण जो होता है उसके बारे में ये बताना जरूरी है कि संस्मरण एक व्यक्ति चित्र की भांति रेखा चित्रों के माध्यम से स्मरण शक्ति के द्वारा उसके व्यक्ति विशेष या जीवन विशेष को लेकर के एक चित्र उभारने का प्रयास किया जाता है। जाबिर हुसैन जी ने भी ठीक उसी प्रकार से सालिम अली का चित्र उभारने का सुंदर प्रयास किया। यह भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। देखिए, कोई भी लेखक, कथाकार, कहानीकार, उपन्यासकार, यहाँ तक कि कवि भी होता है, यदि वह अपनी अभिव्यक्ति पक्ष को जन समुदाय तक, पाठक वर्ग तक जो कहते हो रूबरू प्रस्तुत करना चाहता है, पहुंचाना चाहता है, या यूं कहें कि वह अपनी लेखन कला को हर व्यक्ति के दिल में उतारना चाहता है, तो उसकी भाषा में रवानगी होनी चाहिए, और उसकी अभिव्यक्ति जो पक्ष होता है, वो जो शैली होती है, वो दिल को छूने वाली होनी चाहिए, ताकि पाठक के मन में जिज्ञासा, आकर्षण इतना अधिक उत्पन्न हो जाए कि वह उस रचना को पढ़े बिना छोड़े ही नहीं, और उस रचना को बहुत गहराई से अपने दिल में छुआ ले, स्पर्श करा ले। आइए चलते हैं, अब हम बात करते हैं सांवले सपनों की याद। ज्यादा व्याख्या करेंगे तो हमारी जो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, इसे संक्षेप में व्याख्या करते हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सामने है सांवले सपनों की याद, जो कि डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके, कहां संभव है। देखिए, लेखक ने बड़े सुंदर तरीके से अपनी बात को कहना चाहा, और किस तरीके से, कितने सुंदर शब्दों की व्यक्ति यहां पर की है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। यानी निरंतर वो जो स्वप्न है, वो बहुत सांवले सुंदर रूप में और परिंदों की भांति, जिस प्रकार आकाश में परिंदे और उनके खूबसूरत पंख होते हैं, उन पर सवार होकर के जैसे पंख उन्हें स्वप्न बार बार याद आते हैं। कोई रोक सके, कहां संभव। अर्थात जो यादें होती हैं, जो पीछे की स्मृतियां होती हैं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। यदि आने शुरू हो गई तो आती ही रहती हैं, जब चाहे तब, कभी भी किसी भी समय वो स्मृति हमें याद आ सकती हैं। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतिम सफर का बोझ उठाए, लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो।
अब देखिए बताना चाहते हैं कि जो ऐसा धूमिल सा होते हुए जो यादें हैं बार बार उन्हें स्मरण आती है, वन पक्षी की भांति धीरे धीरे करके जो स्वप्न है, जो यादें हैं, जो स्मृतियां, वो धीरे धीरे करके अब विलीन हो रही हैं। फिर कहते हैं कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अर्थात जो चीज बीत चुकी है वो बीता हुआ समय कभी वापस लौट करके नहीं आता, चाहे व्यक्ति कितना ही प्रयास क्यों न कर ले। असंभव प्रतीत होता है, परंतु फिर भी यादें हमेशा टिकी रहती हैं और उन यादों के सहारे व्यक्ति जीवन जीने पर मजबूर होता है। आगे कहते हैं मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। अर्थात जो चीजें, जो यादें सो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, वो उन्हें जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को प्रकृति की नजर से नहीं आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। यानी कि भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। कहने का अभिप्राय यह हुआ इस पूरे गद्यांश में देखा जाए कि जो पक्षी सो चुके होते हैं उनको कोई व्यक्ति जगाने का प्रयास करे शायद उचित नहीं रहेगा। ठीक ऐसे ही कुछ यादें, स्मृतियां होती हैं तो धीरे धीरे करके विलुप्त हो गई होती हैं, और जो कुछ स्मृतियां हमारे लिए दुखदायी होते हैं उनको बार बार कोई याद करने का प्रयास नहीं करता। यहां पर यही बात समझाना चाहते हैं, जिस तरह से जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को जो सुंदर प्रकृति के नजारे होते हैं उनको व्यक्ति निरंतर देखने के लिए ललायत रहता, उत्सुक रहता है। भले ही कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर का सोता फूटता महसूस कर सकता है। कहने का अभिप्राय यदि कोई व्यक्ति जंगल, मधुवन में या कुछ बाग बगीचे में विचरण कर रहा है और वहां पर पक्षियों की सुंदर मधुर कलरव आवाजें वहां पर हो रही हैं, मधुर संगीत सा उसे लग रहा है, तो वह जरूर उसको सुनने का प्रयास करेगा। ऐसा प्रतीत होगा कि उसके जिंदगी में, उसके मन में एक सोत सा फूट रहा है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों पर अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और कब दूध छाली में अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है कि जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देता तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? अब देखिए, एक लंबा गद्यांश हमने पढ़ने का प्रयास किया और थोड़ी सी शीघ्रता से पढ़ा है, लेकिन आप इसमें समझ गए होंगे कि यहाँ पर मथुराधिपति श्री कृष्ण की लीलाओं की छटा का वर्णन यहाँ पर करने का प्रयास लेखक जाबिर हुसैन ने किया है। न जाने कब ऐसा हुआ था, कब मथुरा में, कब वृंदावन में, कब गोकुल में उस नटखट श्री कृष्ण ने रास रचाया था, कब लीलाएं की थी, न जाने कब। लेकिन क्योंकि कोई तिथि, कोई समय, कोई निश्चित सन हमें उसके बारे में ज्ञात नहीं है। ये ठीक है, अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 5-6 हजार साल पहले ऐसा कभी हुआ था, लेकिन फिर भी आज भी क्या कोई लोग उनको भूल पाए हैं? शायद नहीं। चाहे व्यक्ति उस यमुना नदी के किनारे पर आज भी जाएंगे, कल कल बहते झरने और वहां की स्वर ध्वनि लहरों को देखेंगे तो निश्चित रूप से कृष्ण की याद आएगी, और वहां पर रहने वाले व्यक्ति जो गोकुल मथुरा के आसपास रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, वो निश्चित आज भी ऐसा प्रतीत होता है कि न जाने कब श्री कृष्ण पीछे से किस नुक्कड़ से और किस गली से, किस छोर से और किस झुंड से निकल के बाहर आ जाएगा और अपने मधुर बांसुरी को वादन करने लगेगा। इस प्रकार से क्योंकि स्मृतियां आज भी शेष है। आगे बताने की कोशिश की जा रही है कि मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं के थकान ने उसे शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उसकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी।
सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। देखिए, इस पूरे गद्यांश में जो मिथकों की दुनिया की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो कमजोर काया वाले सांवले रंग वाले जो सालिम अली का परिचय देने का प्रयास किया गया है लेखक द्वारा, और ये बताने का प्रयास किया गया उनका शरीर चाहे कमजोर थक गया हो, परंतु कैंसर जैसी बीमारी, जानलेवा बीमारी उनका मौत का कारण बनी हो। यानी कहने का प्रयास किया गया है लेखक द्वारा यहाँ पर कि सालिम अली की मृत्यु कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से हुई, और जीवन के अंतिम समय में उनकी आंखों की रोशनी भी वह बीमारी छीनने में सफल हो गई थी, और पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति जो आंखें सदा समर्पित रहती थी। कहने का अभिप्राय, सालिम अली निरंतर पक्षियों की हिफाजत करने का प्रयास करते थे। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उसकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। कहने का अभिप्राय है कि सालिम अली की मृत्यु जब हो जाती है, मृत्यु के बाद उनकी आंखों पर दूरबीन जो हमेशा पक्षियों की हिफाजत करने के लिए दूरबीन लगी होती थी, वो बाद में उतारी गई थी। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और उसके झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। यानी कि यहां पर ये बताना चाहते वर्ड वाचक, पक्षियों को देखने वाला और पक्षियों की हिफाजत करने वाला, पक्षियों को निरंतर सहेज कर संभाल कर रखने वाला, उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला व्यक्ति था सालिम अली, जो निरंतर दूरबीन अपने आंखों पर रखते थे। लेकिन कई बार उन एकांत क्षणों में जब एकांत में होते थे तब वह दूरबीन अपने पास नहीं रखते थे, दूरबीन रख चुके होते थे, परंतु निरंतर आकाश में उन पक्षियों को, आसपास फैली जमीन पर उन पक्षियों को तलाश करते जो किसी न किसी विपदा और परेशानी में होते थे। यदि कोई ऐसे पक्षी दिखाई पड़ जाते तो निरंतर रूप से उनकी सेवा शुश्रूषा में लग जाते थे। आगे बढ़ते हैं। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। जीवन साथी यानी कि उनकी सालिम अली की पत्नी का नाम यहाँ पर तहमीना बताया गया है। तहमीना स्कूल के दिनों से उसके सहपाठी रही थी, यानी कि बचपन से वो दोनों साथ रहे थे। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह जी से मिले। वे प्रधानमंत्री थे उस समय। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। यानी कि जैसे ही सालिम अली साहब तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन जो हमारे प्रधानमंत्री थे, जो यहां पर बताना चाहेंगे चौधरी चरण सिंह जी हमारे तत्कालीन समय प्रधानमंत्री थे, उस समय उनसे वो मिले थे और अपनी बात उन्होंने सामने रखी थी। और सालिम अली ने जैसे ही अपनी बात उनके सामने बताई तो उनकी आंखों में पानी आ गया था। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट कहने का संकेत किया लेखक जाबिर हुसैन जी ने कि न तो सालिम अली अब जीवित हैं और न ही हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अब यहां पर अब जीवित नहीं है। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? अर्थात दोनों में कोई नहीं है। दोनों के मन में एक सुंदर भारत निर्माण करने का संकल्प था, दोनों ही नहीं बचे हैं जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। अर्थात कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जो हमारे प्रधानमंत्री थे और जो सालिम अली जी दोनों अभी नहीं हैं, लेकिन उस समय जो हिमालय में जितनी लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जो पक्षी कलरव करते थे, वो अगर आज कोई उन्हें बचाने का प्रयास करे तो शायद संभव नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रकृति के प्रति कोई समर्पित व्यक्ति नहीं है। आज भी बहुत से व्यक्ति प्रकृति के प्रति समर्पित होते हैं, परंतु तत्कालीन समाज की बात यहाँ पर जाबिर हुसैन जी बताना चाहते हैं कि वो है जो सालिम अली थे वो समर्पित थे, वर्ड वाचर के नाम से विख्यात थे। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। फॉल ऑफ ए स्पैरो अर्थात यानी कि हम यह बताना चाहे विद्यार्थियों को कि सालिम अली की जो एक आत्मकथा थी जिसका नाम था फॉल ऑफ ए स्पैरो। और ये जानना जरूरी, याद रखना जरूरी है कि बहुत बार परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि सालिम अली की आत्मकथा का क्या नाम था। तो आप ध्यान रखिए विद्यार्थियों, फॉल
ऑफ ए स्पैरो। आगे कहना है कि मुझे याद आ गया डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। यानी कि जो उनकी पत्नी है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा लॉरेंस, उससे बहुत से लोगों ने अनुरोध किया कि तुम अपने डीएच लॉरेंस पति के बारे में जो जिंदगी उन्होंने जी, जो संघर्ष उन्होंने किया, जो भी उन्होंने कार्य किया, उन सब के बारे में कुछ लिखो, जिससे कि आम जनजीवन उसके बारे में अच्छी प्रकार जान जाए। परंतु फ्रीडा लॉरेंस ने मना कर दिया कि मैं उनके बारे में लिखने का सामर्थ्य नहीं रखती, क्योंकि उनका लेखन, उनके जो जीवन था वो एक तरह से बहुमुखी प्रतिभा का था, इसलिए उसके बारे में पूर्ण रूप से नहीं लिख सकती। यहां तक कि जो गोरिया पक्षी थी वो ही शायद लॉरेंस के बारे में बहुत सारी बातें जानती होंगी, शायद मुझसे भी ज्यादा जानती हैं। वो बहुत खुले दिल के व्यक्ति थे। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। सत्य है, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति बहुत कुछ कहना चाहता है परंतु शब्द उसके लिए कम पड़ जाते हैं, और यहां पर ऐसा ही संभव नजर आ रहा है कि फ्रीडा लॉरेंस ये कहना चाहती है डीएच लॉरेंस के बारे में यदि मैं लिखने का प्रयास करूं तो शायद संभव नहीं कि मेरे अनुभव इतने कम हो कि मैं शब्दों का जामा उन्हें पहनाने का सामर्थ्य न जुटा पाऊं। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। कहने का अभिप्राय जो पक्षियों के प्रति समर्पण भाव डीएच लॉरेंस का रहा होगा, वो पक्षी उसके बारे में अधिक जानते होंगे, शायद ऐसा वो कहना चाहती है कि मुझसे भी ज्यादा जानती है, हम दोनों के बारे में ज्यादा जानती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उसकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। अब देखिए यहां पर भी छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं, जिसे हम एक पंक्ति का उत्तर वाला कह सकते हैं या बहुविकल्पी प्रश्नों का कह सकते हैं कि बचपन में सालिम अली की एयरगन से कौन सी पक्षी गिर गई थी, जो कि गोरैया थी और नीलकंठ वाली थी। इस प्रकार से एयरगन से, बचपन में एयरगन से घायल होकर के गिर गई थी। इस तरह छोटे प्रश्न भी आ सकते हैं। यानी कि कहने का अभिप्राय यहां पर यह है कि डीएच लॉरेंस और सालिम अली के जीवन से जुड़े कुछ बातों का विवरण यहां इस पाठ में, जो कि सांवले सपनों की याद है, जो कि कुछ कुछ स्वप्न उन्हें याद आते हैं जाबिर हुसैन जी को, उनकी बातें वो कह रहे हैं। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उन्हें भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों की सुराग से ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। यानी कि सालिम अली के बारे में जो लेखक बार बार बताना चाहते हैं कि वो यायावर वृत्ति वाले थे, भ्रमणशील स्वभाव के थे और पक्षियों से प्रेम करते थे, पक्षियों को निरंतर वॉच करते रहते थे, देखते रहते थे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कहीं गए नहीं, कहीं उनकी मृत्यु नहीं हुई है। वो यायावरी वृत्ति और भ्रमणशील स्वभाव के कारण न जाने अचानक कब कहां से निकल आए, ऐसा प्रतीत होता है जैसे अभी गले में दूरबीन लगाए हमारे सामने आने वाले हैं। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना। जाबिर हुसैन अंतिम दो पंक्तियों में, इस डायरी नुमा संस्मरण की अंतिम दो पंक्तियों में किस प्रकार से अपना भावात्मक निवेदन और भावात्मक निमंत्रण उन्हें देने का प्रयास कर रहे हैं कि सालिम अली मेरी आंखें नम हैं, शायद तुम जल्दी लौटाओगे, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब जब तक वो नहीं लौटते तब तक उन्हें गया हुआ कैसे मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है सालिम, आप लौटोगे ना। इस प्रकार से सालिम अली के प्रति जाबिर हुसैन अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, जो कि एक संस्मरण रूप में यहां पर सांवले सपनों की याद के रूप में यहां पर बताया गया। आगे हमारा इसमें है प्रश्न अभ्यास। इसके हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जो कि हमारे अभ्यासगत प्रश्नों का उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। और आपने इस प्रकार से बड़े ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा, सुना और सांवले सपनों की याद, जो कि एक संस्मरणात्मक डायरी नुमा हमारे सामने अध्याय था, उसका पाठ किया। आशा है आपको पसंद आया होगा। और यदि कोई कमी रहती है तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, कमेंट करके हमें बताया करें। और मेरे YouTube चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें
और बेल आइकन को जरूर दबा लें। धन्यवाद।